नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। और मैं हूं अंकित अवस्थी और इस समय बाजार में चर्चा है टाटा ग्रुप की, क्योंकि टाटा ग्रुप के बारे में जिक्र है कि टाटा ग्रुप टूट सकता है। टाटा ग्रुप के अंदर जिस तरह की स्थितियां हैं उन्हें देखते हुए भारत के गृह मंत्री और वित्त मंत्री को बीच बचाव के लिए आना पड़ा है। आप रतन जी टाटा को जानते हैं, मानते हैं और टाटा ग्रुप में उनके ही कद से उसे रेस्पेक्ट देते हैं। टाटा के अंदर रतन टाटा के चले जाने के बाद जो हालात फिलहाल बने हैं उसे समझने के लिए आज का सेशन विस्तार से डिस्कस किया जाएगा। टाटा ग्रुप में फिलहाल रतन टाटा की जगह नोएल टाटा ने ली हुई है, तो क्या नोएल टाटा फिलहाल टाटा को नहीं संभाल पा रहे हैं? जब बात टाटा की हो तो टाटा में किसकी बात हो रही है? टाटा ट्रस्ट की कि टाटा सन्स की कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की? तो आज आपके दिमाग में ये जितने भी प्रश्न हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिलहाल मसला टाटा ट्रस्ट से जुड़ा है। अरे बोले सर, ट्रस्ट से जुड़ा है तो छोड़िए, फिर तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, जिनके पास में 30 से ज्यादा लिस्टेड कंपनी है। ठहरिए, टाटा ट्रस्ट इन सब पर नियंत्रण करता है, इसलिए जरूरी है टाटा ट्रस्ट के कलेश को जानना, क्योंकि अगर ऊपर ही लड़ाइयां हो गई तो देश के अंदर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों का क्या होगा, भारतीय बाजार का क्या होगा। इसीलिए आज के सेशन में इस पूरे कलेश को सही से समझना जरूरी है। साथ ही साथ भारत सरकार का जो इंटरफेरेंस है, अमित शाह जी का और निर्मला सीतारमन जी का, गृह मंत्री के घर पर बुला करके इनके चेयरमैन को बातचीत की गई कि देखिए भाई, कलेश वलेश नहीं करना है, झगड़ना नहीं है। इसके मायने समझने का प्रभाव देखते हैं कि क्या किसी खास ग्रुप को सरकार फेवर करना चाहती है। आज के सेशन में विस्तार से चलिए चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस आप देख लीजिए कि किस तरह से आज के सेशन में छाई हुई हैं, और साथ ही साथ इनके पूरी कहानी को आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं साथियों, शुरुआती हफ्ता है महीने का, ऐसे में सैलरी सबके लगभग आ चुकी होगी और बहुतों की ईएमआई जा चुकी होंगी। फिलहाल हालात कुछ ऐसे हो चुके होंगे और खर्चों को कंट्रोल करते करते आप में से कुछ साथी सोच रहे होंगे कि अगली बार के लिए पैसा बचा लेते तो बढ़िया होता। ऐसे में यदि आप लाइफ लॉन्ग अपने तनख्वाह में से एक सेविंग की हैबिट शुरू करना चाहते हैं तो आज ही इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स को चुनिए। म्यूचुअल फंड्स को अगर आप समझना चाहते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है, तो हमारा एक कोर्स है जिसमें हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से म्यूचुअल फंड्स किस तरह से होते हैं, कैसे काम करते हैं, आपके लिए कौन सा सही रहेगा, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप जाकर वहां से उसे देख सकते हैं। साथियों, टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा और टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर ने मंगलवार के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी से मुलाकात की थी। प्रशासन संबंधी मामलों पर अमित शाह जी के घर पर हुई ये वार्ता 45 मिनट तक चली थी। इस मीटिंग के अंदर चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर और ट्रस्टी डेरियस खम्बाटा शामिल हुए थे। ये वो तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री के घर पर टाटा ग्रुप के जो प्रतिनिधि हैं वो जा रहे थे। ऐसे में टाटा ट्रस्ट के विवाद की चर्चा पूरी तरह पब्लिक हो गई कि आफ्टर ऑल मामला क्या है, इस सरकार को बीच बचाव कराने आना पड़ रहा है। तो इस पूरी कहानी को समझेंगे, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं वहां से जहां से आपने छोड़ा था। कहां से छोड़ा था? रतन टाटा जी के देहावसान से छोड़ा था, क्योंकि तभी लोगों को टाटा ट्रस्ट, टाटा सन्स, टाटा ग्रुप तीनों चीजें दिमाग में आना शुरू हुई थी। तो सबसे पहले टाटा ट्रस्ट को समझते हैं। नवसारी के अंदर गुजरात में जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। उनके दो बेटे थे, सर रतन टाटा और सर दोराब जी टाटा। ये रतन टाटा ये वाले नहीं है, इनका नाम असल में रतन नवल टाटा है। इनके दादाजी थे जिनका नाम था रतन टाटा। तो रतन टाटा जो थे उनके नाम पर और एक सर दोराब जी टाटा, दो बेटे हुए, तो इन दोनों के नाम पर संपत्तियों को एक ट्रस्ट में डाल दिया गया, जिसके चलते रतन टाटा के नाम पर 1919 में सर रतन टाटा ट्रस्ट बना और 1932 में दोराब जी के नाम पर दोराब जी टाटा ट्रस्ट बना। और ये टाटा ट्रस्ट के अंदर सबसे बड़े दो ट्रस्ट के रूप में शामिल हुए। हालांकि टाटा ने काफी सारे ट्रस्ट बनाए, जिनमें टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, नवाज भाई रतन टाटा ट्रस्ट, तमाम प्रकार के और भी ट्रस्ट, जेआरडी टाटा ट्रस्ट, जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, लेकिन जो सबसे बड़े ट्रस्ट रहे वो यही थे। अच्छा, इस बात को और समझें इसके लिए एक बार फैमिली ट्री को देखते हैं। जमशेदजी टाटा से शुरू हुआ एक फैमिली ट्री है जिसमें दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा,
फिर से कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये रतन जी टाटा अलग हैं और ये रतन टाटा अलग हैं। इन रतन जी टाटा के संतानें हुई नवल टाटा और जेआरडी टाटा। जो नवल टाटा हुए, यहां से नाम मिला रतन नवल टाटा, इसलिए इनको रतन नवल टाटा के नाम से पुकारा जाता है। नवल टाटा के दो बीवियां थी, सिमोन टाटा और सूनी टाटा। यहां पर जो नवल टाटा के साथ सिमोन टाटा थी, उनसे संतान हुई, उनका नाम था नोएल टाटा। और रतन टाटा के साथ सूनी टाटा के साथ जो परिवार बना, उसमें जिम्मी टाटा और रतन टाटा। पहले जो आपने देखा ट्रस्ट को संभालते हुए, ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में रतन टाटा को देखा। इनके चले जाने के बाद नोएल टाटा फिलहाल इस ट्रस्ट के चेयरमैन बन के संभाल रहे हैं। तो नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनकर के लगभग समझिए कि टाटा का सारा काम का सबसे बड़ा आदमी इस समय नोएल टाटा बनकर बैठे हुए हैं। ठीक है साहब, चलिए अब इस चीज को थोड़ा और ब्रीफ कर देते हैं। नवल टाटा के दो वाइफ सिमोन और सूनी, सूनी से रतन टाटा थे, और इधर की तरफ नवल टाटा जो है वो नोएल टाटा के साथ। ठीक है साहब, नोएल टाटा फिलहाल के लिए इस समय टाटा के अंदर चेयरमैन के पद पर, टाटा ट्रस्ट के अंदर चेयरमैन पर बैठे हुए हैं। अब ये तो होगी टाटा ट्रस्ट की कहानी। टाटा ट्रस्ट के पास में है टाटा सन्स। टाटा ट्रस्ट, उसके पास टाटा सन्स है। टाटा सन्स का 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास है। मतलब एक तरीके से समझा जाए तो टाटा सन्स को कंट्रोल करता है टाटा ट्रस्ट। ओके, अब सवाल बनता है कि टाटा सन्स क्या है। टाटा सन्स एक तरीके से समझिए कि बहुत बड़ा फंड है, पैसे की बैंक है। टाटा सन्स ही सारा पैसा है टाटाओं का, ये समझिए। क्योंकि टाटा सन्स के ही अंडर में टाटा की लगभग 300 कंपनियां हैं, जिसमें से लगभग 30 कंपनियां तो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। टाटा ट्रस्ट जो ऊपर बैठा हुआ है वो तो कहता है हमारे पास तो टाटा सन्स है। टाटा सन्स कहता है मेरे पास टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। तमाम प्रकार की कंपनी जो है वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज टाटा सन्स के अंडर आती हैं। एक तरह से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, चाहे टीसीएस हो, चाहे टाटा कार हो, चाहे जगुआर हो, तमाम चीजें टाटा सन्स के पास पहुंचती कहां से हैं? टाटा ग्रुप से पहुंचती हैं। टाटा ग्रुप, उससे ऊपर टाटा सन्स। तो एक तरह से समझिए आप टाटा का चाहे वोल्टास लगा हुआ एसी देखें, चाहे टाटा का नमक देखें, आप जो भी देख रहे हैं ये सब कंपनियां तो हैं, लेकिन इन सब में जिसके पास जिसका पैसा लगा है वो है टाटा सन्स। तो एक तरह से इन सब ब्रांड्स के अंदर ब्रांड की रॉयल्टी तक का जो पैसा कमाता है वो टाटा सन्स कमाता है। और टाटा सन्स में, टाटा सन्स की जो 66% हिस्सेदारी है वो टाटा ट्रस्ट के पास है। ठीक है, टाटा ट्रस्ट ने अपने आप को बता रखा है सर हम तो केवल चैरिटी करते हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल हो या पारसी समाज की महिलाओं को सशक्त बनाना हो, तमाम प्रकार के शैक्षणिक कार्य हम लोग करते हैं। ठीक है साहब, ये पूरी कहानी हुई। तो एक तरीके से समझिए कि अगर टाटा अपने आप में एक समूह है तो उसमें सबसे बड़ा समूह का हिस्सेदार कौन है? तो बोले टाटा ट्रस्ट है, जो कि 66% चीजों का मालिक है। मतलब एक तरह से टाटा सन्स, टाटा ग्रुप, टाटा सन्स के ऊपर टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट का जो सबसे बड़ा मालिकाना हक है, यानी पूरे टाटा को हम टाटा ट्रस्ट कह दें तो उसमें 66% समूह जो पैसा है वो टाटा ट्रस्ट के पास है, और 18.4% हिस्सा मिस्त्री परिवार के पास है, और जो बाकी टाटा 13% हिस्सा है वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास है। तो कुल मिलाकर के टाटा को 100% जब आप नापने निकलते हैं तो उसमें सबसे ऊपर टाटा ट्रस्ट ही है, और उसके 65% मालिक लोग जो हैं टाटा के कुल धन का, वो टाटा ट्रस्ट के फिलहाल चेयरमैन बनकर बैठे हुए हैं। ठीक है साहब, तो समय इस समय टाटा सन्स के अंदर अंदर में आने वाली कंपनीज का है, जो कि आप इस तरह से भरी हुई देखते हैं, ये कंपनीज हैं। एक समय पर जिस पद पर रतन टाटा बैठे हुए थे, आप 86 साल की एज में जब इनका देहांत हुआ तो इनके पद पर नेओल टाटा का नियुक्ति हुई कि नेओल टाटा इनके पद पर जाकर बैठेंगे। वो चेयरमैन बनकर के इनके पद पर बैठे। नेओल टाटा को टाटा में अपॉइंटमेंट किया गया। टाटा ट्रस्ट के जितने भी प्रकार के ट्रस्ट हैं उन सबके अंदर। नेओल टाटा का जन्म 1957 में हुआ। नागरिकता इनके पास आयरलैंड की बताई जाती है। इनके बारे में जानकारी टाटा ट्रस्ट की वेबसाइट पर भी डली हुई है। यहां पर ये नोएल टाटा, अब अगर आप देखें तो आप जब टाटा ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में आपको नोएल एन टाटा चेयरमैन दिखाई देंगे, वेणु श्रीनिवासन वाइस चेयरमैन टाटा ट्रस्ट दिखाई देंगे, विजय सिंह वाइस चेयरमैन टाटा ट्रस्ट दिखाई देंगे, और महली मिस्त्री ट्रस्टी के रूप में दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए इन दो नामों पर आप फोकस करिएगा, क्योंकि इन्हीं दो नामों के चलते सारा की सारा मामला फैला हुआ है, विजय सिंह और महली मिस्त्री का।
मिस्त्री परिवार जो कि 18.5% के साथ में टाटा ट्रस्ट के अंदर टाटा के कुल धन का 18.5% का मालिक मिस्त्री परिवार है, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया? महली मिस्त्री। यहां पर एक नाम देख रहे हैं विजय सिंह, थोड़ा नाम से अटपटा जरूर लगेगा। टाटा श्रीनिवासन मिस्त्री सिंह साहब कहां से आ गए? तो ये साहब वाइस चेयरमैन है, पहले कभी डिफेंस सेक्रेटरी रहे हुए हैं। तो विजय सिंह यहां पर अपॉइंटेड प्रकार के मेंबर हैं जिनको हटाया जा सकता है। ये उस तरह से टाटा के अंदर लगे हुए डिफेंस सचिव हैं, पूर्व डिफेंस सचिव हैं जो इस पद के अंदर है। फिलहाल मामला इन दोनों के चक्कर में ही फैला हुआ है। तो टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन, जितने भी ट्रस्ट हैं सबके अंदर आपको नेओल एंड टाटा का नाम दिखाई दे जाता है। अब मामला फंसता कहां से है? तो आता है सब बोर्ड रूम से निकल करके। बोर्ड रूम के अंदर कहानी क्या हुई? असल में टाटा ट्रस्ट जो है उसके अंदर दो धड़े बन गए। एक धड़ा था जिसमें नोएल टाटा थे, जो कि रतन टाटा के बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे। नोएल टाटा थे। दूसरी तरफ 4 ट्रस्टियों का दूसरा समूह था जिसमें महली मिस्त्री, जिसका संबंध पहले शापूर जी पालोनली परिवार जो कि साइरस मिस्त्री का परिवार है उनसे इस तरीके से बटा हुआ था। तो एक प्रकार से नोएल टाटा के साथ में नोएल टाटा, वेणु टाटा, विजय सिंह, और इधर की तरफ से प्रमित झावेरी, डेरियस खंबाटा, महली मिस्त्री और जहांगीर, ये जो 4 लोग हैं, यानी कि टाटा ट्रस्ट के अंदर 2 धड़े फंस गए। अब इन 2 धड़ों की कहानी क्या थी? इन 2 धड़ों ने, मतलब रिफ्ट किस बात पर, धड़े क्यों बने, किस बात को लेकर, पैसे को लेकर बने कि किस बात को लेकर बने? असल में टाटा ट्रस्ट का प्रबंधन कैसा हो, इस बात को लेकर के इन लोगों ने कानून बनाया, खुद का कानून बनाया ट्रस्टियों ने, कि हम 75 साल से ऊपर का अगर कोई भी आदमी अपने ट्रस्ट में रखेंगे तो उसका हर साल रीअपॉइंटमेंट पूरी सहमति से डिसाइड करेंगे कि उस व्यक्ति को रखना है कि नहीं रखना है। विजय सिंह इस समय 77 साल के हो गए हैं। 75 साल से ऊपर की नियुक्ति अगर उनकी हो, 2024 में ही ये कानून बना है उनके यहाँ पे, मतलब उन्होंने नियम बनाया है। जैसे ही 77 के हुए तो बोले सर आपके रीअपॉइंटमेंट को लेकर के फिर से वोटिंग होगी इस ट्रस्ट के अंदर बैठे हुए लोगों में। 4 लोग इस पक्ष में आए कि इनको दोबारा नहीं बनाना चाहिए, 3 लोग पक्ष में आए कि इनको दोबारा बनाना चाहिए। तो विजय सिंह टेक्निकली अपने पद पर नहीं रह पाए और विजय सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो 75 साल का नियम है, जो हम सोच रहे थे कि बीजेपी में दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर ये सुनने में आने लगा था कि 75 साल से ऊपर स्वतः ही अब रिटायरमेंट ले लेंगे नेता लोग, ऐसे ही यहां पर टाटा वालों ने शायद उस बात को बहुत सीरियसली ले लिया और विजय सिंह के पद पर आ बनी, जिसके चलते कुल मिलाकर के जो विजय सिंह था, विजय सिंह के समर्थन में नेओल टाटा थे और नेओल टाटा के साथ साथ जो डेप्यूटी चेयरमैन है श्रीनिवासन, वो थे। तो इस तरह से उनका एक वोट गिर गया और जो बाकी ट्रस्टी हैं उनके वोट बढ़ गए। तो असल में ये पूरी कहानी की पटकथा सितंबर में लिखी गई थी, जब सितंबर के अंदर ये तय हुआ था कि यहां पर जो ट्रस्टीज हैं, जो डायरेक्टर्स बैठेंगे, वो कैसे आगे चलकर डिसाइड होंगे। तो सितंबर की जो कहानी है वो अक्टूबर में जाकर के जब निकल कर आई तो इसमें मेहली मिस्त्री ने टाटा सन्स के अंदर बोर्ड में ये मांग करी कि साहब इनको तो अब आप नहीं रख सकते। तो विजय सिंह का एग्जिट तय हो गया क्योंकि उनको फिर से वोट देकर के पद पर नहीं बिठाया गया। ये थे विजय सिंह जो पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी रहे हुए हैं। ऐसे में सवाल यह बनने लगा कि कल को तो वोटिंग राइट के आधार पर कम परसेंटेज रखने वाला व्यक्ति भी टाटा ट्रस्ट के फैसले अपने पक्ष में कर जाएगा। तो महली मिस्त्री के ऊपर रार आने लगी कि साहब ये नवल मिस्त्री को काम नहीं करने देना चाहते, महली मिस्त्री चाहते हैं कि वो सारा की सारा काम संभालें। तो अब महली मिस्त्री के बारे में भी जान लीजिए। असल में मुंबई के अंदर एम पलोंजी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उनके आप मालिक हैं। आप पेंट डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रेवल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आप साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई हैं और महली मिस्त्री जो हैं ये कथित तौर पर कहा जाता है कि ये टाटा के जो रतन टाटा थे ना, उनके बहुत करीबी थे। कहा जाता है कि रतन टाटा के भी करीबी थे और रतन टाटा के आखिरी समय पर देखभाल करने वाले व्यक्तियों में भी महली का नाम था। इसी के चलते महली को जाते जाते रतन टाटा ने कुछ ट्रस्ट के अंदर एक मेंबर के रूप में शामिल करवा दिया था। मतलब महली और नोएल भले ही एक दूसरे के खिलाफ हो, लेकिन रतन टाटा जो स्वर्गीय हो गए हैं अभी, रतन टाटा जो है, उन रतन नवल टाटा, उनकी जगह पर महली टाटा जो है ना, महली में ये क्या नाम है इनका यार, महली, हाँ, ये महली मिस्त्री, ये असल में उनके बड़े पसंदीदा व्यक्ति थे और कहा जाता है कि नवल टाटा को ये बात रास नहीं आती। अब ये कैसे बात है, ये तो खैर इनके परिवारजनों की बात है, लेकिन कुल मिलाकर 2016 से
2016 में एक विवाद सामने आया था जब साइरस मिस्त्री, जो कि टाटा ग्रुप कंपनीज के चेयरमैन थे, वो थोड़ा खिलाफ हो गए थे रतन टाटा के। तो उस समय पर अपने चचेरे भाई को छोड़ करके महली मिस्त्री ने रतन टाटा का साथ दिया था। तो इस तरह से ये पुराने वफादार हैं। इसी के चलते महली का जो कद है वो काफी बड़ा कंसीडर किया जाता है। रतन टाटा की वसीयत के अंदर 3 कार्यकारी एग्जीक्यूटिव में से एक महली भी हैं। तो एक प्रकार से इस ट्रस्ट के अंदर महली का एक सिग्निफिकेंट नाम है। अब उन्हीं महली के साथ में असल मामले में विवाद फंस गया इन भाई साहब का, नवल टाटा का। ये जो नेओल टाटा है, नवल नहीं नेओल टाटा, इन्हीं को बुला करके फिलहाल गृह मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने समझाया है कि भैया झगड़ो मत, क्योंकि आप लोग झगड़ोगे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ जाएगा, क्योंकि टाटा समूह का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इनको बुला करके समझाया गया कि आपकी इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने लिस्टेड फर्म्स हैं, इतनी सारी कंपनियों में अगर ये विवाद उतर कर नीचे चला आया और आप ही लोग आपस में झगड़ लिए तो देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा नुकसान हो सकता है। इसलिए इनको हिदायत दी गई और कहा गया कि मामले को प्यार से बैठ के सुलझाइए, पब्लिक में ये चीजें मत फैलाइए, सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा, कंपनी को नुकसान हो जाएगा। अब देखना होगा नेओल टाटा इस बात को कितना समझ पाए। क्या ये अपनी बात को मनवाने के लिए अभी भी जो पद से हटाए गए विजय सिंह हैं उनको लाने का प्रयास करेंगे, या फिर सरकार की बातें मान लेंगे। अल्टीमेटली जो सबसे शानदार बात थी वो ये कि सरकार का इंटरफेरेंस एक ग्रुप को ये समझाइश देने के लिए था कि आपके झगड़े देश में अस्थिरता ला सकते हैं, शांति रखिए। ये अपने आप में एक अच्छा प्रयास प्रतीत होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष निकलता है और वो ये कि प्राइवेट कंपनीज जो ट्रस्ट से चल रही हैं, जिनके अंदर अपने डिसीजंस होते हैं, क्या वो सरकार के निर्णयों से प्रभावित होती हैं? ये अपने आप में एक दूसरा प्रश्न जो इसके साथ छूटकर रह जाएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी स्टॉक्स में दिमाग लगाकर रहने वाले मेरे प्यारे साथियों, इन कलेशों से कंपनी के शेयरों पर कोई खास फर्क पड़ने वाला फिलहाल नहीं है, क्योंकि सरकारी इंटरफेरेंस आ चुका है। तो इनको समझा भी दिया जाएगा जिस भी तरीके से ये समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। और बाकी जो मेरे सैलरीड भाई हैं या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के इच्छुक जो भी साथी हैं, आपको अगर जानना है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है और कैसे उसमें निवेश करना चाहिए, आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा तरीका, क्या तरीका, सारी जानकारी मैंने अपने कोर्स में दी है। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। और साथियों, यदि आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर के रूप में काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जानना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने बातें बाजार की एप्लीकेशन पर कोर्स दिए हुए हैं, आप जाकर वहां से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।